रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिहाना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए घर की तरफ लौट रही थी। तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिससे संदीप को निकलते हुए देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी संदीप उसके करीब आकर कहता है, कैसी हो तुम? क्या बात है, तुम तो आज भी नहीं बदली। मुझे देखकर तुम इतना घबरा क्यों रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? रिहाना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अपने घर के हॉल में बैठकर आंखें बंद करके संदीप के बारे में सोचती है। आखिर संदीप और रिहाना कौन थे? रिहाना संदीप को देखकर हैरान क्यों हुई थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। रिहाना और संदीप एक दूसरे के पड़ोसी थे, साथ ही बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घर भी कभी भी आ जा सकते थे। पड़ोसी होने के नाते ज्यादातर समय वो साथ ही बिताते। ऐसे ही एक दिन संदीप अपने कमरे में लेटा डायरी लिख रहा था। तभी रिहाना चुपके से उसके कमरे में आती है और उसकी डायरी छीन लेती है, जिस पर संदीप कहता है, रिहाना प्लीज मुझे मेरी डायरी वापस कर दो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी। अब तो मैं इस डायरी को पढ़कर ही रहूंगी। मैं जब भी आती हूँ तुम्हें यही डायरी लिखते हुए देखती हूँ। आखिर किसके बारे में लिखते रहते हो तुम? कौन है वो खास? रिहाना गलत बात है, इस तरह से किसी की पर्सनल डायरी ऐसे पढ़ना ठीक नहीं है। हम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारी इतनी गहरी दोस्ती है, हमारे बीच में कौन सी पर्सनल चीज है? आज तो मैं इसे पढ़कर ही रहूंगी। रिहाना इतना कहकर संदीप की डायरी पढ़ना शुरू करती है। उसकी डायरी पढ़कर उसे पता चलता है कि संदीप उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। ये सब जानकर वो उसके पास जाती है और उसे गले से लगाकर कहती है, जितनी मेहनत तुमने ये डायरी लिखने में लगाई है ना, उससे कम मेहनत में तुम मुझे ये सारी चीजें बोल सकते थे। मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के लिए तरस रही थी कि कब तुम मुझसे ये सब कहोगे और मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी। तो बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो और अपनी इस गहरी दोस्ती को शादी के बंधन में बांधना चाहती हो? अब भी तुम्हें पूछने की जरूरत है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आज कह ही देती हूँ। आई लव यू सो मच। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। अच्छा जी, और अगर ऐसा कभी हो गया तो? अगर तुमने मुझे किसी और के साथ देख लिया तो क्या करोगी? मैं उसी टाइम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा मत बोलो यार, मैं कभी तुम्हारे सिवा किसी और को नजर उठाकर नहीं देखूंगा और तुम्हें अपने से दूर जाने का मौका दूंगा, तभी तो तुम जाओगी ना। उससे पहले मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बस कुछ दिनों में बड़ी दीदी की शादी है, उसके बाद मैं माँ से तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर लूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। ओके, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, बाद में मिलती हूँ। रिहाना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और संदीप भी खुश होकर अपनी बहन की शादी की तैयारी में लग जाता है। उसी बीच संदीप की कॉलेज की फ्रेंड ज्योति उसकी बहन की शादी में आती है, जो बार बार संदीप के पास जाने की सोच रही थी और ये बात रिहाना को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके चलते वो हमेशा संदीप से लड़ती रहती। ऐसे ही एक दिन रिहाना किसी काम से संदीप के घर आती है, जहाँ वो देखती है कि ज्योति और संदीप एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, जिसे देखकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी संदीप की बहन सुरभि उसे रोकते हुए कहती है, अरे रिहाना, तुम ऐसे चुपचाप कहाँ जा रही हो? आओ ना, बैठो मेरे साथ, मेरे लिए साड़ियाँ पसंद करो ना। दीदी, मुझे घर में कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ, आप देखिए तब तक। मुझे पता है तुम चली जाओगी तो नहीं आओगी। नहीं दीदी, आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी, आप देखिए ना तब तक। अब दीदी इतना कह रही हैं तो रुक जाओ ना। तुम्हें बाद में बताती हूँ। रिहाना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और समय के साथ संदीप की बहन की शादी का समय भी आता है। सभी लोग शादी की रस्मों में बिजी थे, जिसका फायदा उठाकर रिहाना संदीप से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है और जहां वो ज्योति और संदीप को एक साथ बहुत करीब देखती है। संदीप की नजर भी दरवाजे पर खड़ी रिहाना पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और जब तक अपने आप को वो ज्योति से दूर करके रिहाना से बात करता, तब तक रिहाना बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है और अगले दिन अपने नानी के घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संदीप भी अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जयपुर निकल जाता है। रिहाना घर के हॉल में बैठी ये सब सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर उसके मंगेतर रोहित का कॉल आता है।
और वो कॉल उठाकर कहती है। हाँ जी, कहिए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ बिजी हो? वैसे तो रोज ही सुबह कॉल कर देती थी, लेकिन आज नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा बिजी थी। बताओ, आपको कुछ काम था क्या? हाँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हमें शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। ओके, आप आ जाओ, मैं आपको तैयार मिलूंगी। थोड़ी देर बाद रोहित रिहाना के घर आता है। दोनों एक साथ शॉपिंग पर निकल जाते हैं। उनको घर से एक साथ निकलते हुए रिहाना का एक्स संदीप देख लेता है और दोनों का पीछा शुरू करता है। कुछ समय बाद रोहित रिहाना को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर जाता है। तभी संदीप रिहाना का पीछा करते हुए उसके कमरे में जाकर उससे कहता है। क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। अच्छा लगा देखकर। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? अब भी निकलो मेरे कमरे से बाहर। मैं नहीं जानती हूँ तुम कौन हो। हमारे बीच में जो भी दोस्ती थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। उस दिन हुआ क्या था? देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना कल सुननी थी ना आज सुननी है। मुझे तुमसे अब कोई मतलब ही नहीं है। रिहाना, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। आज भले ही मैं तुम्हारा एक्स हूँ, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मतलब नहीं होता तो तुम उस दिन मुझे ऐसे अचानक देखकर दंग नहीं रह जाती। लेकिन कोई बात नहीं, तुम खुश रहो बस। संदीप इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और रिहाना की शादी का दिन आता है। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी संदीप की बहन सुरभि वहाँ आकर कहती है। बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। एक फोटो तो ले सकती हो ना तुम्हारे साथ। दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? रिहाना इतना कहकर सुरभि का फोन लेकर अपनी फोटो खींचकर उसे फोन वापस करती है। जिसके बाद सुरभि कमरे से बाहर जाकर संदीप को वो फोटो दिखा कर कहती है। इतना देखने का मन था तो अंदर आ जाता। संदीप, अभी भी टाइम है, तू जाके रिहाना को सब कुछ बता दे कि ज्योति तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है और उस दिन सिर्फ उसका पैर फिसल गया था। इस वजह से तुम दोनों उसे गलत तरीके से नजर आए और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। काश तूने ये सब मुझसे पहले बता दिया होता। नहीं दीदी, अब उसे इसी गलतफहमी में जीने दो कि मैंने उसकी और अपनी गहरी दोस्ती को धोखा दिया, ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सके। मैं उसका एक्स बनकर ही खुश हूँ। सुरभि और संदीप की सारी बातें उनसे पीछे खड़ी रिहाना सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो भागते हुए संदीप के पास जाती है और उसको गले लगाकर कहती है। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ। मैंने सोचा कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने बिना तुम्हारी बात सुने, बिना सच जाने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैंने सोचा अब तक तुमने उससे शादी कर ली होगी। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रिहाना की सारी बातें वहाँ खड़े लोगों के साथ साथ उसका मंगेतर रोहित भी सुनता है, जिसके बाद वो कहता है। इसका मतलब तुमने मुझे अपने जिस एक्स के बारे में बताया था वो ये था जिसकी वजह से तुम हमारी शादी इतने दिनों से टाल रही थी? हाँ, ये वही है। सॉरी रोहित, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने एक्स के साथ जा रही हूँ। मैं अपने एक्स दोस्त और उसकी दोस्ती को नहीं भुला सकती। रिहाना इतना कहकर संदीप के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहित को भी ये बात समझ में आती है कि कभी किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में ना रहे जिसके लिए उसका एक्स आज भी जरूरी हो। निशा एक चुलबुली और खुले मिजाज की लड़की थी। उसकी शादी एक बहुत ही रईस घर में मिनेश नाम के लड़के से हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास और एक छोटी ननद काजल थे। वैसे तो काजल एक मॉडल लड़की थी, लेकिन कुछ मामलों में उसकी सोच बहुत ज्यादा सिमटी हुई थी। इसी वजह से उसकी निशा से आए दिन नोकझोंक होती। ऐसे ही एक दिन सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और काजल बोलती है। माँ, भाभी ने ये कैसा खाना बनाया है? कोई स्वाद ही नहीं है। आप लोग कैसे खा रहे हो? मेरे से नहीं खाया जाएगा ये बेस्वाद खाना। वैसे स्वाद तो तब आएगा ना जब आप दाल के साथ रोटी खाएंगी। मैं कब से देख रही हूँ आप पानी में डुबा डुबा कर रोटी खा रही हैं। आपका सारा ध्यान तो फोन में लगा है। सही कहा ना मैंने? सही तो कह रही है बहू। खाना खाने के समय फोन को पीछे छोड़ दिया कर, तभी तो पता चलेगा तुझे कि तेरी भाभी के हाथ में क्या जादू है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी खाना बनाना सीख ले अपनी भाभी से। ससुराल में जाने के बाद तुझे काम आएगा। बस माँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू के गुण अपने तक ही रखो।
और आइंदा मुझे इनसे कुछ सीखने को मत बोलना। कभी अपनी भाभी से नीम सा कड़वा बोलने की जगह मिश्री के एक दाने जितना मीठा भी बोल लिया कर मेरी काजू। हाँ हाँ, अब मैंने कुछ बोल क्या दिया? सब चढ़ जाओ मेरे ऊपर राशन पानी लेकर। खाना खा लूं मैं अब चैन से? हाँ हाँ दीदी खाओ ना। और वैसे भी जब तक आप मेरे खाने में कमी नहीं निकाल देती ना, बाय गॉड मजा नहीं आता। क्या ही कहूँ मैं, ये नंद भाभी की जोड़ी भी ना बिल्कुल निराली है। निर्मला के इतना कहने पर काजल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन काजल को एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद वो खुशी से नाचने लगती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ माँ सुनो, इधर आओ जल्दी। अरे क्या हो गया? कौन सा खजाना हाथ में लग गया तेरे जो इतना चिल्ला रही है? माँ माँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मुझे कंपनी में न्यू प्रोजेक्ट के लिए एज अ मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। ओ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह दीदी, ये तो आपने भांगड़ा करने वाली न्यूज दी है। क्यों ना आज रात को हॉल में बुफर लगा के मस्त डांस करें हम। ओए बल्ले बल्ले। भाभी, क्या हर बात पे बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हो? क्यों बार बार भूल जाती हो कि तुम इस घर की बहू हो और हर बहू के कुछ दायरे होते हैं? बेटा, एक तो बहू तेरी खुशी को सेलिब्रेट करने की सोच रही है और तू इस पे हमेशा की तरह गुस्सा करती रहती है। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी कुछ सहेलियों को न्यू प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में घर पर इनवाइट करती है। सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और तभी काजल की एक फ्रेंड बोलती है, अरे काजल, ये तो बता कि तुझे इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए एज अ मॉडल कैसे सिलेक्ट कर लिया? ऑडिशन में तो तुझसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, फिर तेरे जैसी लड़की का सिलेक्ट होना, बात कुछ हजम नहीं हो रही। तू कहना क्या चाहती है? खुल के बोल, तेरी बातों के मतलब तो कुछ और ही निकल रहे हैं। तू अच्छे से जानती है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, पर कोई नहीं, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। तो क्या कीमत चुकाई है तूने इस प्रोजेक्ट के लिए? कैश में पेमेंट की है या फिर? ये सब बातें निशा भी सुन रही होती है, जिसके बाद वो अचानक से गुस्से में बोलती है, आप अपनी इस घटिया सोच को ना अपने घर छोड़कर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये शरीफों का घर है, यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने टैलेंट के दम पर जीते हैं। तू मेरी दोस्त होकर ये सब कैसे बोल सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे बारे में इतनी बेकार राय रखती है। अब आपने फ्री के चाय पकौड़े ढूंढ लिए हो ना, तो हमारे घर से बाहर निकल जाएंगे। इतना सब सुनकर काजल की फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी निशा उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, अरे दीदी, आप ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने आंसू वेस्ट क्यों कर रही हैं? अरे अगर अभी सारे आंसू बहा दोगी तो शादी में विदाई के टाइम आंसू उधार मांगने पड़ेंगे। भाभी, इतनी जल्दी मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, देख लेना। शादी के बाद भी मायके आकर आपका खून पीऊंगी। इतना कहकर वो निशा को जोर से गले लगा लेती है और बोलती है, भाभी, आज तक मैंने आपसे कभी अच्छे से बात नहीं की, हमेशा आपको बस बेरुखी दिखाई। मैं सच में आपको अच्छे से पहचान ही नहीं पाई। सॉरी भाभी, अब से मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। ओहो, ये तो मेरा नुकसान हो गया। क्यों भाभी, ऐसा क्यों? अब तो मैंने दिमाग वाली बात की है। अब आप मुझसे लड़ेंगी नहीं तो मेरा दिन कैसे कटेगा? मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट ही नहीं रहेगा। निशा की ये बात सुनकर काजल और वहाँ खड़ी निर्मला हंसने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काजल के न्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग का दिन अब करीब था, जिसकी तैयारी में निशा भी उसकी मदद करती है। एक दिन निशा किचन में काम कर रही होती है और मिनेश हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी काजल मिनेश के पास आकर बोलती है, भाई, आप भाभी को कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर जाते? सारा दिन भाभी बस घर का काम ही करती हैं। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है, तेरे करेले जैसे मुंह से शहद जैसी वाणी कैसे निकल रही है? ये हम लेडीज का आपस का मामला है, सो जस्ट स्टे अवे। दोनों भाई बहन की खिटपिट सुनकर निर्मला भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हो गया? माँ सुनो ना, मेरी शूटिंग के 2 दिन बाद भाभी का बर्थडे है, तो मैं भाई से भाभी को कहीं बाहर ले जाने को कह रही थी। अच्छा, तो ये बात है, बहू का जन्मदिन आ रहा है तो हमें उसे किसी अच्छी जगह पे सरप्राइज देना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब काजल के न्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग होने वाली थी। काजल रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी,
जिसके बाद वो शूटिंग के लिए निकल जाती है। शाम को जब वो घर वापस आती है तो आते ही भाभी को बुलाती है। भाभी, ओ भाभी, जल्दी आओ। हाँ दीदी, कहो क्या बात है। आज तो आपकी आंखें बहुत खिली खिली नजर आ रही है। सब आपकी वजह से भाभी। आपको पता है आज शूटिंग में मेरी इतनी तारीफ हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से तैयार किया था। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और निशा का बर्थडे आ जाता है। काजल और मिनेश मिलकर एक रेस्टोरेंट में निशा के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। शाम को निर्मला निशा को लेकर वहां पहुंचती है। जैसे ही निशा अंदर जाती है उस पर फूलों की बारिश होती है और वो चारों तरफ की डेकोरेशन को देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद सब एक साथ मिलकर उसे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे निशा। आप लोगों ने ये सब कब प्लान किया? कैसा लगा ये सरप्राइज भाभी, बताओ। बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। बहू, ये सब काजल का आइडिया था और उसने और मिनेश ने मिलकर ये सब किया। बस करो माँ, अब मैं इतनी भी खास नहीं। अब भाभी देख क्या रही हो, केक कट करो। निशा को काजल का ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद में निशा केक कट करके सबको केक खिलाती है। जिसके बाद में सभी रात का खाना खाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। और उस दिन के बाद से काजल कोई भी काम करती तो सबसे पहले निशा भाभी से पूछती और इसी के साथ में निशा भी काजल का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।